नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से सूर्योदय का निर्धारण किया जाता है जब आपका चार्ट देखा जाए। अभी तक तो केवल हम यही चर्चा कर रहे थे कि हाँ भाई, अगर सूर्य प्रथम भाव में है तो सूर्योदय के नज़दीक जन्म हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सूर्योदय होने में अभी 2 घंटे हैं, फिर भी सूर्य हमारे प्रथम भाव में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि बस सूर्य उदय हुआ और थोड़ी देर के बाद ही लग्न बदल गया। तो ये क्या है, इसको और थोड़ा सा बारीक से समझें। और इसके साथ साथ जब हमारी क्योंकि आप समझते हैं तिथि निर्धारण हो गई है सूर्य चंद्रमा से, फिर चंद्रमा की राशि से फिर हम फलित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे आज का राशि फल जो चंद्र पर आधारित होता है, उसको भी थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उसका महत्व कहाँ है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। वो भी ज्योतिष की एक पार्ट है, लेकिन कितना परसेंटेज आप उसको ज़्यादा गंभीरता से लें, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हमने इसके लिए जो एग्जाम्पल चार्ट लिया है वो आज का ही दिल्ली का सूर्योदय का चार्ट लिया है। तो दिल्ली 12 जून 2026 5:23 पर सूर्योदय जब हो रहा था उस समय पर वृषभ लग्न था, और लग्न में सूर्य है। वो सूर्य उदय होना है उस समय, सूर्य तो होगा ही अभी, लेकिन वो सूर्य कितनी देर रहेगा लग्न में ये आप डिग्री से तय करेंगे। जैसे आज का अगर हम बात करें, वास्तव में सूर्योदय का अर्थ होता है कि जब उदित लग्न की डिग्री और सूर्य की डिग्री लगभग सेम हो। हालांकि देखिए, वो डिग्री वाइज तो सेम ही है, लेकिन मिनट्स में थोड़ा सा अंतर है कि भाई जैसे 26 डिग्री 7 मिनट, तो जैसे 26 डिग्री 7 मिनट सूर्य हुआ, सूर्योदय माना जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सूर्योदय के लिए निर्धारित है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज वृषभ लग्न तो लगभग वही 3:30 बजे के आसपास लग गया था ईस्टर्न होराइजन पर, दिल्ली का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेते हैं वहां पर। लेकिन फिर भी वो सूर्य उदय नहीं हुआ। आपको ये बात समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि वो सूर्य 26 डिग्री के थे और लग्न 0 डिग्री पर थे जब 3-3:30 बजे जब उदित लग्न हुआ ईस्टर्न होराइजन पूर्वी क्षितिज पर। तो इसीलिए वो दोनों मैच नहीं करे, सूर्य हमें दिखा नहीं। जैसे ही सूर्य और लग्न का डिग्री सेम होगा, उसको सूर्योदय माना जाएगा। और आप ये अलग अलग स्थानों पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हिसाब से सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। जैसे अगर हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे, लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तो वहां पर दिल्ली के मुकाबले जल्दी सूर्योदय हो जाएगा। तो वो हम अंतर आएगा लग्नों का। इसी प्रकार से दिल्ली से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। माने अगर हम जस्ट अभी हमारे यहां दिल्ली में वृषभ लग्न लगा है, तो अगर हम पूर्व की ओर होंगे तो वो वृषभ का काफी पार्ट यूज कर चुका है। ठीक हो गया। और अगर हमारे यहां दिल्ली में जस्ट अभी वृषभ लग्न लगा है, तो पश्चिम में अभी वृषभ लग्न लगा नहीं होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर, वो आप हमारे दूसरे वीडियो भी हैं जिसमें हमने उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, इनको भी थोड़ा समझाया, और वो भी जरूरी है। बिना उसके ना आप बिना गणित के फलित कर तो सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा आपसे कि आकाश में भी चलते फिरते आप देखते रहें अगर नक्षत्रों को, ग्रहों को, तो आपके फलित में और बढ़िया निखार आएगा। ये देवता ही है। हम बोलते हैं ना, अभी दूसरों को नक्षत्र दर्शन करो, शुक्र का दर्शन करो, उसकी ऊर्जा को महसूस करो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आप किसी ग्रह को भी
देव स्वरूप मान सकते हैं, उसकी वैसे आराधना कर सकते हैं। ये आपको भगवत गीता में भी मिल जाएगा कि भगवान ने अलग अलग विभूतियों का वर्णन किया कि मैं, कोई इस प्रकार से मुझे पा लेता है, कुछ सूर्य की उपासना से मुझे पा लेता है। तो ऐसे अलग अलग आप किसी भी रूप में अनुशासित होकर कि वो ईश्वर की ही विभूति है ऐसा मानकर पढ़े। 10वें अध्याय में सब बहुत विभूतियों के बारे में लिखा है कि कवियों में मैं शुक्र हूं, ऐसे ही अग्नि सूर्य से बताए गए हैं। तो ऐसे अलग अलग विभूतियां हैं भगवान की, तेज, तो वो सब चीजें आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष में भी अलग अलग ग्रहों के अवतार, उनके साथ चीजों को रिलेट किया जाता है। डायरेक्टली अगर आपको गीता में मंगल ग्रह के बारे में नहीं मिल रहा है तो मंगल जैसे हम अवतारों की बात भी करते हैं। मंगल यानी एक प्रकार से पराक्रमी, अपने बल को जानते हैं जो, तो हम मंगल के लिए सामान्यतः भगवान नरसिंह की पूजा करने के लिए कहते हैं, कार्तिकेय की पूजा करने के लिए कहते हैं। सेनापति, देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय, और तो वो सब आपको शास्त्रों में वर्णन मिलता है, उनका स्वरूप कैसा है, तो उनकी ही वैसी आराधना की जा सकती है। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई चार्ट यदि आपने देखा और लग्न की डिग्री और सूर्य की डिग्री अगर एक है तो वो सूर्योदय के समय उसका जन्म हुआ है। अगर लग्न 0 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, लेकिन सूर्य काफी आगे हैं, तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, सूर्य अभी मैच नहीं कर पाया लग्न को। तो जब तक, क्योंकि सूर्य की डिग्री तुरंत में नहीं बदलेगी, ये आप जानते होंगे जो भी गणित पढ़ रहे हैं, तुरंत में लग्न की डिग्री बदलेगी तुरंत, यानी आप समझ रहे हैं लगभग 2 घंटे के अंतराल में उसको यहां पर 30 डिग्री पूरा करना है लग्न। लेकिन सूर्य तो आप जानते हैं वो एक दिन में ही लगभग 1 डिग्री पूरा कर रहा है, तो सूर्य की डिग्री तो वही रहने वाली है, लग्न को सूर्य के पास आना पड़ेगा। तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको एक अंदाजा और भी लगेगा कि सूर्य लगभग 28 डिग्री 29 डिग्री किन दिनों में होते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना भाई वृद्ध है, वयोवृद्ध है, और मैंने इस चीज को हमेशा ही एक अलग रूप आप लोगों के सामने रखा, और मैं यही चाहूंगा कि आप भी उस रूप को समझें, नहीं तो फिर फलित हो ही नहीं पाएगा। अगर कोई ये कह दे कि भाई 28 डिग्री के प्लैनेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, असर शून्य हो गया, तो फिर आप किस किस प्लैनेट का क्या क्या असर समाप्त करेंगे। कोई 0 डिग्री का है, कोई 4 डिग्री का है, फिर तो आप फलित ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसका एक अपना इंपॉर्टेंस, यानी जब कंपैरेटिवली हम जब तुलना करते हैं तो शायद हम, जब आप समझ रहे हैं कोई 10 बच्चे भाग रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा धावक है जो विश्व विजेता जैसा है कि जो 100 मीटर को 8 सेकंड में पार कर लेता है, तो फिर इसके सामने दूसरे को हम नगण्य मानते हैं, कम मानते हैं। लेकिन हमारी अपनी रेस है, घर में रेस है, तो चाहे हम 100 मीटर 20 सेकंड में पूरा कर रहे हैं, 25 सेकंड में पूरा कर रहे हैं, तो ये चीज आप समझिए। जब हम ज्योतिष पढ़ रहे होते हैं या ज्योतिष पढ़ा रहे होते हैं, उस समय पर एक तुलना की जाती है कि भाई ये जो आपका सूर्य होगा इन मैच्योर डिग्री में, इन युवा डिग्री में, वो क्या कमाल की रनिंग करेगा, वो 100 मीटर का ट्रैक 8 सेकंड में पूरा कर लेगा। लेकिन जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें, ये कोई अलग अलग सूर्य की तुलना नहीं हो रही है, उसके सूर्य के बारे में बात हो रही है। आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ज्योतिष पढ़ना ज्योतिष से फलित करना में कुछ अंतर आता है, क्योंकि जब हम ज्योतिष पढ़ रहे होते हैं तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कि भाई ये चरम होता है और ये निम्न होता है, लेकिन हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है उसका निम्न से उतना बढ़िया काम चल जाए, वो चरम से ना चले। जो कई बार डेबिलिटेटेड प्लैनेट कर लेते हैं, उच्च के ग्रह नहीं कर पाते। हमारा अलग अलग उसके प्रसंग पर बात होगी तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग इंपॉर्टेंस आएगी। तो ये जो हमने बुद्धि में बिठा लिया है कि केवल युवा युवा युवा,
जवान ही काम का है, बाकी वयोवृद्ध और बच्चा काम का नहीं है, माने काम का नहीं माने वो फिजिकली कुछ हेल्प नहीं कर रहा है हमारी, तो वो शायद हमारी गलत दृष्टि है। उसके लिए मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बातें रखी हैं, और यही चीज हो रही है असल में। वास्तव में ज्योतिष क्यों डर पैदा कर रहा है भाई? हमने समझाया था, बार बार समझाया कि भाई अब हम एक नई चीज आपको समझा रहे हैं कि ये मारक है और ये बाधक है, इस विषय में लिया जाएगा। जब वो प्रश्न करेगा वैसा, तभी इसको ये रूप देना है, हर बार नहीं देना है। तो जो शुरुआत में बताया था हमारे टीचर ने, हमारे गुरु ने, जिसने हमें ज्योतिष सिखाया, वो तो ध्यान दिया नहीं, लेकिन ये पकड़ लिया बात कि हां, दूसरे भाव का स्वामी, सातवें भाव का स्वामी मारक होता है, या चर लग्नों, स्थिर लग्न, द्विस्वभाव लग्न में अलग अलग 11वां, 9वां, 7वें भाव का स्वामी बाधक होता है। ये उसको याद है, लेकिन किस विषय में, कब उसका उपयोग करना है, वो उसको याद नहीं। तो इसलिए जब भाग्य भाव की बात हो रही होगी तो वो कई बार किसी विशेष लग्न के लिए कहेगा, अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, भाग्येश थोड़ी है ये तो बाधक है। ऐसे ही 11वें भाव के बारे में बात हो रही, उसकी सैलरी के बारे में चर्चा चल रही हो, तो नीचे वो कमेंट लिखता है कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, चाहे स्वराशि है वो है तो बाधक। ऐसे ही विवाह के बारे में बात चल रही होती है, तो द्विस्वभाव लग्न में, सप्तमेश की दशाओं में, अंतर दशाओं में विवाह के लिए अच्छा माना जाता है। तो वो क्या बोलेगा, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो बाधक है और ये मारक भी है, तो कैसे होगा उसका विवाह? ज्यादातर व्यक्तियों को जो अचल संपत्ति की बड़ी बढ़ोतरी है वो बाधक की ही दशा में होता है, सॉरी, मारक की दशा में ही होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। माने अचल संपत्ति का मतलब दूसरे भाव का स्वामी, उसको हम मारक मानते हैं। तो किस विषय, कब ये बात करने के लिए बोला गया था, ये बात ध्यान रखनी है। अब आपका प्रश्न अगर हेल्थ को लेकर है कि भाई वो मेरे पिताजी की हेल्थ काफी समय से खराब चल रही है, अभी अंतरदशा उनको दूसरे भाव की लगी है, क्या उनको जल्दी निवृत्ति मिलेगी अभी या समय लगेगा? अभी दूसरे भाव का है तो अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी तुरंत में निवृत्ति नहीं मिलेगी। तो बस हम वही दिशा आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो अभी ये वाली बात आपको समझ में आ गई, और फिर हम ये भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा धीरे धीरे, हमारे पूर्वजों को तो मतलब क्या है, ये चार्ट अपने आप ही खुद ही वो बना देते, मैंने कागज पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस समय पर तो बृहस्पति इस राशि में था, बृहस्पति लगभग इतने डिग्री का था, लगभग क्या वो एग्जैक्ट, क्योंकि देखिए जब वो उस विषय का रोज अभ्यास कर रहे हैं तो वो भूलने वाला ही नहीं है। हम तो केवल सूर्य को ही डिग्री अगर पकड़ लेते तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने लग जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा की डिग्रियों से हम तिथियां निकाल लेते हैं तो भी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ लेते। तो क्या है, ये गणित है, कुछ हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं। अब देखिए, जो ये आज का जो हमने उदित चार्ट लिया है, तो ये इससे क्या थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष है तो भी कृष्ण पक्ष का अंत है क्या, या शुरुआत है क्या, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं क्या? ये भारत के सामान्यतः उत्तर में उपयोग होने वाला चार्ट है, जिसमें ये डायमंड हाउसेस जैसे होते हैं, और ये भारत के दक्षिण में इस्तेमाल होने वाला चार्ट है, जहां पर हम राशि फिक्स मानते हैं, मेष, वृष, इस प्रकार से। ये क्लॉकवाइज गिना जाता है राशि ऑर्डर में, और यहां पर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक हो गया? तो ये आप दोनों में से कोई भी समझ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे दोनों से ही आपको समझाएं। आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि उदित लग्न के डिग्री के साथ सूर्य की डिग्री एग्जैक्ट मैच करेगी, वो सूर्योदय होगा। अब तिथि निर्धारण, सूर्य वहां है, उससे चंद्रमा कितने आगे कितने पीछे या उसके साथ है। अब देखिए, अगर सूर्य के साथ ही चंद्रमा होता और सेम डिग्री में होता, मतलब उदित लग्न, सूर्य और चंद्रमा, तो हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कई बार सूर्य उदय हो जाता है, अमावस्या थोड़ी देर बाद क्यों लग रही है? क्योंकि चंद्रमा आ तो गया है सूर्य के साथ,
लेकिन वो एग्जैक्ट डिग्री, जैसे लग्न और सूर्य की डिग्री एग्जैक्ट, ऐसे सूर्य और चंद्रमा, मेरी बात समझनी है, अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसमें फिर आपको लग्न को भी सेम करना पड़ेगा चंद्रमा की डिग्री के साथ, ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी, माने ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन मुख्य आधार क्या है तिथि के लिए, अमावस्या तिथि के लिए सूर्य और चंद्रमा की डिग्री सेम होनी चाहिए, माने एक भाव में सेम डिग्री हो। जैसे वृषभ में है तो वृषभ में ही सूर्य हो और चंद्रमा हो, दोनों की एक डिग्री हो, तो जब वो डिग्री सेम हुई अमावस्या तिथि। और ये ध्यान रखना है, चंद्रमा जैसे जैसे सूर्य की ओर अप्रोच कर रहा है, अब अप्रोच कैसे होगा देखो, इसको भी अमावस्या और पूर्णिमा से जानना है अपने को, कि भाई जैसे सूर्य के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर चंद्रमा है और चंद्रमा और सूर्य की डिग्री सेम है, तो उसको बोलेंगे पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा का चार्ट माना जाता है वो। तो जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे, 180 डिग्री गैप पर होंगे, तो ये पूर्णिमा है। और जैसे ही पूर्णिमा क्रॉस करके चंद्रमा अगले में आया, तो आप समझते हैं पूर्णिमा खत्म हुई तो क्या आएगा, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आएगा। ठीक है, ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा यहां 2 दिन, 2.25 दिन रहेगा, ऐसे ऐसे करते 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 वो फिर फाइनली यहां। तो आप ये बात तो समझ ही रहे होंगे कि ये चंद्रमा लगभग सूर्य से बस मिलने ही वाला है, अगले 2 से 2.5 दिन में सूर्य को मिल जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये अब डिग्री वाइज भी एग्जैक्ट हम निकाल लेते हैं, वो मैंने गणित का ही पार्ट है वो भी, कि अगर हम इनका दोनों का, सूर्य का और चंद्रमा का हाउसेस वाइज गैप देखना चाहें तो आप गैप भी देख सकते हैं, वो हमारे ग्रहों के गणित वाले सेक्शन में हमने बताया भी है। तो लगभग ये 320 के लमसम, जैसे सूर्य 26 डिग्री का, तो अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि इसको हम 30 ले लें, इसको 10 ले लें, ऐसा। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि 320 डिग्री का अगर गैप हो जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो फिर ये द्वादशी तिथि बनेगी, यानी कृष्ण द्वादशी। द्वादशी के बाद फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी और फिर अमावस्या। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि अभी और रहना है चंद्रमा को 1 दिन यहां, और उसके बाद कुछ समय यहां और बिताने के बाद फिर वो 1 दिन और रहेंगे, या फिर दूसरे दिन पूरा होने के बाद वो प्रवेश कर जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा जब 1 डिग्री पर आ जाते। कई बार ऐसा होता है भाई, जैसे चंद्रमा प्रवेश करे उसी समय अमावस्या लग गई, क्यों? और आप ये भी समझ सकते हैं अमावस्या तब ही लग सकती है ऐसे तुरंत जैसे प्रवेश किया, जब जो सूर्य है उनकी डिग्री काफी कम है। माने ऐसा संभव है कब, यानी जैसे ही चंद्रमा सूर्य की राशि में प्रवेश किया अमावस्या लग गई। ऐसा कब हो सकता है, किन दिनों के आसपास हो सकता है? थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि गणित का पार्ट है ये। 15 से 18 या 14 से 18 भी आप कह सकते हैं। आप समझते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। अब तो 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में जनरली ऐसा होता है कि सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 18 जुलाई या 18 जून के आसपास सूर्य यहां है, वृषभ में है, मान लीजिए, मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि सर आप ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन कई बार हमने जो बात अपने चैनल में आपको समझाने के लिए बोली है वो एक फ्रेज है। अब गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास का अर्थ डायरेक्टली वो नहीं होता है। तो इसलिए आप ये जो फ्रेज है उनको भी आप समझें कि एग्जैक्टली मैं कोई गंगाराम की बात नहीं कर रहा हूं या यमुना दास की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने ये बोल दिया कि सूर्य जुलाई में वृषभ में जस्ट प्रवेश किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको गलत मार्ग बता रहा हूं। बस हमने लेटेस्ट कंसिडर करके एक
जिसको बोलते हैं ना, हमने एक सिचुएशन एज्यूम की है। जबकि जुलाई में तो आपको पता है वो वास्तव में अगर हम देखें तो सूर्य कर्क में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसमें फिर ये सब देखा जाता है कि कोई अतिरिक्त जो डेज हैं वो तो नहीं जुड़ गए हैं, वो सब चीजें। बाकी हम सामान्यतः यही मानते हैं कि 15 से 18 या जैसे मैं कह रहा 14 से 18 के बीच में सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो अगर सूर्य जस्ट प्रवेश किया, जैसे 18 मैंने बोला कि 18 जुलाई है, और अगर सूर्य अभी जस्ट प्रवेश किया, तो अगर चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है तो जैसे राशि परिवर्तन करेगा उसी समय सूर्य के वो बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। सूर्य मान लीजिए 0 डिग्री का ही है, तो चंद्रमा जैसे राशि परिवर्तन करेगा 0 डिग्री मैच कर जाएगा। 0 डिग्री 50 मिनट, 0 डिग्री 10 मिनट, तो वो काफी नजदीक आते फिर वो तिथि लग जाती। लेकिन अगर जैसे अभी की अगर बात करें, सूर्य 26 डिग्री का है, फिर आगे 27, 28, 29, तो इस केस में वो थोड़ा समय बिताएगा, बिकॉज उसको सूर्य की डिग्री को पकड़ना होगा, सूर्य की डिग्री को रीच करना होगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम तिथि देख रहे हैं और सूर्योदय का निर्धारण कर रहे हैं, और फिर ये सब चीजें जो देखते हैं कि चंद्र काफी बली हो गया है या कमजोर हो गया है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि चंद्रमा आकाश में इन दिनों कैसा दिख रहा होगा, काफी कमजोर दिख रहे होंगे, क्योंकि जस्ट वो अमावस्या अब अगले 2.5 दिन में लगने ही वाली है। और यहां आने के बाद भी, जैसे यहां बिताएंगे 2 दिन, 2.25 दिन, फिर यहां बिताएंगे, फिर यहां बिताएंगे, तो उसके बाद वही माने कह सकते हैं शुक्ल पक्ष तो लग जाएगा। जैसे ही ये अमावस्या पार करते हैं, माने आप समझते हैं चंद्रमा सामान्यतः हम बोलते हैं ना एक दिन एक नक्षत्र में बिताते हैं, तो नक्षत्र का सामान्य अर्थ 13 डिग्री 20 मिनट। तो जैसे वो क्रॉस करेंगे ये वाला हिस्सा, अगली तिथि तो लग जाएगी, यानी यहीं रहते रहते भी कई बार अगली तिथि लग जाती है। और अगर काफी देर रुकना पड़े चंद्रमा को यहां, जैसे मैंने बताया सूर्य की डिग्री मैच करने के लिए रुकना पड़े, तो यहां पर अगले भाव में बैठने के लिए भी उनको, तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि चंद्रमा जस्ट प्रवेश किया, अगर तुरंत लग जाए अमावस्या, तो अगले दिन भी चंद्रमा को वहीं रहना है, वो प्रतिपदा में भी वहीं रहेंगे। और फिर द्वादशी का भी, मैंने द्वादशी कह रहा हूं, दूसरा तिथि है द्वितीया, उसका भी कुछ हिस्सा वो वहीं बिताएंगे। तो इस प्रकार से हम ये धीरे धीरे समझ सकते हैं कि ये जो 13 माने हम ये जो 30 कह सकते हैं दिन के हिसाब से कह लें, हम सूर्य को बांटते हैं कि भैया वो जो साइकिल है वो 30 दिन में लगभग पूरा कर लेते हैं, हालांकि एग्जैक्ट नहीं होता है, फिर भी हम अप्रोक्सीमेटली कि भाई 1 डिग्री 1 दिन में कवर कर रहे हैं। और चंद्रमा ऐसे ही घूम के इस प्रकार से ये चीजें, चंद्रमा भी अपना 13 डिग्री 20 मिनट कवर करते हैं। और चंद्रमा और सूर्य का जब मिलन हो रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ ये तिथि, उसके बाद अगली तिथि, तो ये 13 डिग्री 20 मिनट के अंतर से आगे बढ़ती रहती है। तो आप सहज ही अब धीरे धीरे मेरी बात को समझ रहे होंगे कि अगर चंद्रमा जैसे यहां है, चंद्रमा आगे है, और वो क्योंकि ये लोकेशन के किसकी है, पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा के लिए बढ़ रहे हैं, तो वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा। और अगर ये वाली पोजीशन छोड़ते ही यहां, तो ये कृष्ण पक्ष का है। यहां पर भी कृष्ण पक्ष हो सकता है, माने जैसे ही सूर्य और चंद्रमा की डिग्री मैच की, उसके बाद आगे 13 डिग्री 20 मिनट बढ़ गया, तो फिर अगली तिथि निर्धारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे भाव कवर करते हैं। अब इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम फलित का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जैसे आज का राशिफल क्या हम बता सकते हैं थोड़ा, और हमारा पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, हालांकि जब भी
चंद्र राशि से फलित किया जाता है, चंद्रमा से फलित किया जाता है, तो हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। और राशि फल का महत्व हमेशा दशा के नीचे ही होता है। राशि को भी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई यहां कुछ था ही नहीं भाग्य में, तब भी बॉडी अचीवमेंट मिल गई। और अगर बिना सपोर्टिव दशा के आपको लगा भी ऐसा कि कमाल हो गया, अरबों डॉलर का फायदा हो गया, तो वो सस्टेनेबल नहीं, माने बहुत लंबे समय तक आपको सरवाइव करे उस धन से, ऐसा नहीं रहेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि दशा, और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई दशाएं बहुत फेवरेबल हैं, लेकिन आज मेरा मन बड़ा विचलित है, आज ही मुझे कुछ अचीवमेंट मिलने वाला था, लेकिन आज मेरा जो गोचर है वो अनुकूल नहीं है, लेकिन शाम होते होते मुझे वो प्राप्ति हो गई। मैं पूरे दिन से ये विचार कर रहा था कि आज शायद प्राप्त नहीं होगा, फिर भी प्राप्त हुआ, क्योंकि दशा ही है जो ओवरऑल तय करता है। लेकिन गोचर क्या है, माहौल बनाने का काम करता है। भाई वो पॉजिटिव या नेगेटिव माहौल बना देता है। जैसे भाई आज बहुत दिन अच्छा लग रहा था कि हाँ आज तो कुछ बढ़िया मिलने वाला है, लेकिन मिला नहीं वो, क्योंकि दशाएं प्रतिकूल हैं और उनका दूरगामी असर पड़ता है जो दशाएं। और ये जो गोचर है इनका पल में खिल जाता है चेहरा और पल में उदास हो जाता है, ऐसा असर। और ये भी हमने बताया था कि जब किसी राशि में, जिसका भी हम गोचर चंद्र राशि के हिसाब से करते हैं, उस राशि में बेहद मजबूत ग्रह बैठ गया हो, फिर हम एक प्रकार से हमें एक लंबी विंडो मिल जाती है। लाइक जैसे मंगल आजकल मेष राशि के चल रहे हैं, तो मेष राशि वालों का चंद्रमा गोचर में कहीं भी आ रहा है, फिर भी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन दिनों पर, वो चंद्र राशि के बिगड़ने पर भी, माने चंद्रमा के खराब गोचर पर भी, वो ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस नहीं कर रहा है मेष राशि वाला। और ऐसे ही कर्क राशि वाले भी पिछले कुछ दिनों से 2 जून में आपको पता है गोचर में बृहस्पति उच्च के हुए हैं कर्क राशि में, तो फिर चंद्रमा कहां जा रहा है, प्रभाव पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये उच्च के ग्रह, स्वराशि ग्रह इतने बली हो जाते कि स्वयं ही फेल को पास कराने का मादा रखते हैं। मैंने अगर वो गोचर में फेल भी हो रहा है, फिर भी आपकी अपनी जो राशि है उसमें बहुत बली होकर ग्रह बैठे हैं, स्वराशि के ग्रह बैठे हैं, तो आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मेरे राशि स्वामी कुछ दिनों से स्वराशि चल रहे हैं, तो आप अपने आप ही फिर ज्यादा राशिफल को महत्व नहीं देते हैं, देखते ही नहीं है। डेली रूटीन बेसिस पे आने वाले चैलेंजेस को आप इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको राशि कमजोर होने लगती है, जैसे कि भाई मान लीजिए अभी हम कहते हैं कि भाई कोई शत्रु होकर बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे सिंह राशि है, सिंह राशि में क्योंकि जो सेटिंग एलिमेंट उनको तो देखना ही पड़ेगा, जो बने जब वहां राशि में बैठे। जैसे मैंने बताया कि सारे ग्रहों को हम क्यों नहीं देखते हैं गोचर में कई बार, क्योंकि उससे फलित करना गोचर का बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें गोचर में ही आपको ग्रहों का वेद, फिर ग्रहों का विपरीत वेद, वो सब लगता है, तो कई बार वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद फिर वो कैंसिल माने माइनस हो जाता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है विपरीत वेद में, तो उसका फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर सारे ग्रहों से आप गोचर फलित करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उससे अल्टीमेटली आप फलित कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यादातर ज्योतिषविद आप लोग टेलीविजन पे देखते हैं, तो वो आपके राशि से चंद्रमा कौन से भाव में है इसी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो आज के लिए जैसे मैंने बताया कि मेष राशि का आत्मविश्वास बहुत बड़ा रहेगा, चंद्रमा तो है ही प्रथम भाव में, साथ साथ जो इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट है मंगल, वो भी 7वें आसमान पर है। तो कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन, कोई अपने आप को प्रमोट करने का काम, कोई भी काम आपको लग रहा है कि जहां मेरा आत्मविश्वास चाहिए, बड़ा चढ़ा रहेगा। ऐसे ही आप वृषभ के लिए निकाल सकते हैं। वृषभ राशि में सिटिंग एलिमेंट सूर्य है, और आज वृषभ से चंद्रमा
12वें है। ठीक है, आप चाहे यहां से देखें, वृषभ से गिनेंगे तो आप चंद्रमा 12वें मिलेगा, चाहे आप यहां से देख ले, वृषभ राशि ये, यहां से गिनेंगे तो चंद्रमा 12वें चला गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई स्थिति थोड़ी सी असमंजस की बनी हुई है। उनको अपने आज जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बड़े सोच के करने चाहिए। 12वां भाव किसका होता है? इन्वेस्टमेंट्स का। अगर बुरा हो जाए तो ये लॉस बन जाता है। तो जो भी डील है जहां पैसा लगाना है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाली चीजों से बचे। ठीक हो गया। 12वां भाव शॉपिंग का भी होता है, तो अगर आपको कोई ऐसा शॉपिंग में बेहतरीन ऑफर देने की पैसा कर रहा है कि नहीं मैं आपको बहुत बढ़िया ऑफर दूंगा, या आपके कोई ऐसे आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे देने के लिए कर रहा है कि ये आपके लिए फायदेमंद होंगे, कोई भी ऐसी बैंक पॉलिसी लेने से आपको फायदा हो जाएगा, पैसा खर्च करने से फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा विचार करना चाहिए उसके बारे में। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि चंद्रमा वृषभ से गिनेंगे तो 12वें में, और अपनी राशि वृषभ में भी कोई स्वराशि ग्रह नहीं बैठा। और हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी वेद के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं चैनल में, विपरीत वेद, और वो सब ग्रहों के अलग अलग होते हैं। लेकिन मैंने बताया कि हम उस चीज से फिर एक होता है पढ़ना, एक होता है फलित करना। तो वो पढ़ने के लिए है, उससे जनरल प्रेडिक्शन करना काफी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, किसी एक व्यक्ति का कोई एक ऐसा प्रश्न हो एक ही राशि के लिए, एक ही चार्ट के लिए, फिर हम उस चीज को उपयोग करते हैं। ठीक हो गया। फिर ऐसे ही मिथुन राशि के लिए किस प्रकार का फलित करेंगे। तो मिथुन से अगर गिने तो मिथुन से चंद्रमा आज 11वें भाव में, तो उनका नेटवर्किंग, उनका बेस्ट फ्रेंड सर्कल आज बढ़ेगा। अगर आप कुछ वेट कर रहे हैं आपके मित्रों से मिलने का, बहुत बढ़िया है, आज गेट टुगेदर हो सकता है। जो पैसा ऐसा मिलना था, आय बढ़ने वाली है। तो ऐसा कुछ भी है मिथुन राशि अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा भी राशि से 11वें है, फिर राशि में स्वयं राशि स्वामी बुध बैठा हुआ है। और जो मैंने नेटवर्किंग या नेटवर्क को बढ़ाने की बात की, तो बुध तो इसका प्रधान ग्रह माना जाता है। बोलने में बड़ा माहिर है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। मिथुन है भी ज़ोडिएक का पेपर वर्क, प्रेजेंटेशन, हमारे जो ऑनलाइन नेटवर्क्स है, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसको बढ़ा देगा आज के दिनों में। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या विचार करने वाले हैं। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर आप चंद्रमा गिनते हैं तो यहां से ये 7, 8, 9, 10 चंद्रमा दशम में है। ठीक हो गया। आप कर्क से गिने 7, 8, 9, 10। तो आज कर्क राशि वालों का सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगा, और कुछ भी ऐसा जॉब को लेकर या समाज में बढ़ोतरी की अगर उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ये समय उसको लेकर बहुत अच्छा है। यानी स्टेटस के लिए तो ओवरऑल चंद्रमा ने सपोर्ट किया ही है। आप ये बात जानते होंगे कि जब भी हम गोचर देखते हैं तो गोचर में उपचय भाव, काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण का ज्यादा महत्व होता है कंपैरेटिवली मोक्ष त्रिकोण या धर्म त्रिकोण का। बाकी आप विषय को उस भाव के साथ तो जोड़ ही सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा कर्क से दशम में है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, एक उपचय भाव है ये स्टेटस में बढ़ोतरी के लिए। और फिर इसका स्वयं का भी जो कर्क राशि का बल है वो बहुत बढ़ा चढ़ा। गुरु बैठे हुए हैं उच्च के, तो अकेला ही गुरु पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अकेला ही काफी है पास करने के लिए। तो मन शांति तो बढ़ेगी बढ़ेगी, मन शांत रहेगा। और फिर शुक्र भी बैठे, कर्क राशि से शुक्र को भी कोई परहेज नहीं है, बशर्ते शुक्र अगर अकेला बैठा है तो वो ज्यादा अच्छे परिणाम देता है, सुख सुविधा के साधन, क्योंकि शुक्र थोड़े से राजसिक स्वभाव है। वाहन का सुख, रहने का सुख, लग्जरी आइटम, भोग की वस्तुएं। गुरु सात्विक प्रवृत्ति है, वो घर
में एकदम शांत माहौल करता है, मन में एकदम शांति ले आता है, मन से सारे विघ्न बाधाएं सब दूर कर देता है। और ऐसा कुछ नहीं है, कई लोग कहते हैं कि सर गुरु और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू होता है। ऐसा नहीं है, वो अलग अलग नीति जरूर है, गुरु थोड़ा कम पसंद करते हैं शुक्र की नीति को, लेकिन ये दो प्लैनेट ऐसे हैं, इनको सामान्यतः कोई ऐसा हॉट डिस्कशन में शामिल नहीं किया जाता है। दोनों ही मंत्री हैं, दोनों ही बहुत समझदार है, दोनों ही नेचुरल बेनिफिट। अगर डिबेट की बात है तो सबसे डिबेट माने हॉट डिबेट माना जा सकता है मंगल और राहु। अगर सेम डिग्री में बैठे हुए हैं, कहीं बिगड़ गए हैं ये तो इनकी तो माने इनकी डिबेट की सीमा नहीं है। फिर ऐसे ही मंगल शनि भी काफी हॉट डिस्कशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत गुरु शुक्र, गुरु बुध, विचारधारा अलग होने पर भी सीमा का उल्लंघन नहीं करते। बोलते ना अनादर, अपशब्द, ऐसा नहीं करते। ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अपमान करना, धमकी देना, थ्रेट करना, ऐसा गुरु और शुक्र का स्टाइल ही नहीं। ठीक है, तो मैंने मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें फिर मंगल और राहु को बुरा मानना। उनकी अलग खूबी है, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें वीर रस से ही करवाने पड़ते हैं, वहां पर फिर गुरु की समझदारी काम ही नहीं आएगी। भाई आप समझते हैं कि जहां बल की जरूरत है वहां पर बल का ही प्रयोजन काम करेगा, वो बल से ही होगा पूरा। जहां बुद्धि की जरूरत है वहां बुद्धि से काम चलेगा। तो ये समायोजन है, ऐसा नहीं है कि मतलब बुद्धि की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, केवल बल ही काम करता है, या ऐसा भी नहीं है कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, बल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, माने सबका अलग अलग है। तो यहां पर फिलहाल बौद्धिक स्तर में तो ये दोनों ही महारत है दोनों। बात करें यदि सिंह राशि वालों को, सिंह राशि वाले आप समझ रहे हैं त्वरित प्रभाव में थोड़ी सी कमजोरी तो करता ही है, केतु बैठा हुआ है। और यहां से अगर गोचर का चंद्रमा देखते हैं तो देखिए, तो यहां से ये 7, 8, 9 9वें भाव में चंद्रमा पड़ रहा है। और जैसे मैंने बताया कि हम सामान्यतः गोचर में उपचय भाव, कामना त्रिकोण, अर्थ को ज्यादा महत्व देते हैं, तो उस हिसाब से ये पढ़ तो नवम में रहा है, सिंह राशि से नवम में पढ़ रहा है, लेकिन उस नवम का जो एक धर्म का डिटैचमेंट रूप है वो ज्यादा दिखा सकता है कि भाई एक वैसी मंदिर में कम लोगों से बात करने वाली फीलिंग, जो लोग आध्यात्म को पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए त्वरित प्रभाव ही आजकल केतु का चला हुआ है। ये केवल और केवल गोचर इंपैक्ट में बता रहा हूं। आपका जो अपना चार्ट है, अगर उसमें दशाएं बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी कोई सिंह राशि वाले हैं, लेकिन उनका खुद का जो चार्ट है उसमें शुक्र बहुत बली है और शुक्र की महादशा चल रही है, तो मैंने क्या बोला कि आज का जो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग जो गोचर आ रहा है उसमें चंद्रमा नवम में बैठे हैं, तो धर्म से एक प्रकार का धर्म को देखते हुए वैराग्य जागना, धार्मिक प्रतिष्ठान, गुरु से वैराग्य प्राप्ति, ऐसी ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोग इसको खूब एंजॉय करते हैं, कई लोग इस पार्ट से थोड़ा सा बचते हैं कि सर अभी से वैराग्य लेना पड़ेगा। तो अपनी अपनी विचारधारा, जैसी बुद्धि भगवान ने दी है उसको अच्छा बताता, कोई बुरा बताता है। तो ये एक गुरु, आश्रम, अप्रूवल, भाग्य दृष्टि से एक माने कि मुझे भाग्य की जरूरत ही नहीं है, इस प्रकार की बातें वो व्यक्ति कर सकता है। और लेकिन अगर शुक्र मैंने बताया कि महादशा में चल रहा है और बहुत बली, तो ऐसा मानने के बाद भी व्यक्ति को लग्जरी रोमांस की कोई कमी नहीं। इट इज लाइक मैं मंदिर जा रहा हूं और मैं वहां गुरुओं के सानिध्य में मुझे बहुत वैराग्य हो रहा है कि मुझे शायद संसार छोड़ देना चाहिए, कब तक संसार में रहना चाहिए,
कब तक मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दूंगा, इस प्रकार की बातें आ सकती हैं। लेकिन अगर स्वयं उसकी दशाएं बड़ी पॉजिटिव है तो ऐसा सोचने के बाद भी, ऐसा माहौल बनने के बाद भी उसके अर्थ में, उसके कामना पूर्ति में, लग्जरी में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि करने वाला वास्तव में दशा ही है। ठीक है, तो ये केवल माहौल बनाता है गोचर। फिर है कन्या राशि वालों के लिए आज का फलित कैसा रहने वाला है। तो कन्या से गिनिए आप, कन्या से अगर गिनते हैं तो 7-8, कन्या से चंद्रमा आज अष्टम भाव में पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से भी कन्या राशि से ऐसा गिन सकते हैं कि अष्टम का चंद्रमा है। तो आज कन्या राशि वालों को ये पहले ही हिदायत दी जाती है कि आप अपने मन को थोड़ा सा ध्यान में लगाएं, समाधि में लगाएं। गांव के बाहर ग्राम देवता का स्थान है, एकांत को स्थान है, वहां थोड़ा समय बिताएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो भी आप कर रहे हैं, अगर कोई बहिर्मुखी प्रयोग कर रहे हैं, जहां बड़ी गैदरिंग में आप जाने का सोच रहे हैं, तो वहां पर उस गैदरिंग में आपको थोड़ा सा नाराजगी हो सकती है कि भाई मैं शायद गलत आ गया इस गैदरिंग में। बिकॉज अष्टम भाव सामान्यता आप समझते हैं जमीन के नीचे रहने की बात करता है, एकांत वासा बात करता है। तो कन्या राशि वालों को माने खुद ही अगर अलाइन कर लें कि सर अगर हम कुछ ऐसा अपने मन से तैयार हो जाएं आज, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो इसलिए कुछ राशिफल बुरा या अच्छा नहीं होता है, बस आज हमारा गोचर में चंद्रमा जैसे बिहेव कर रहा है वैसे ही अपने को बिहेव करना है। चंद्रमा है ना मन, भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को ही ज्यादा वरीयता है। और अलग अलग पद्धति, जैसे वेस्टर्न में हम सूर्य से ही तय कर देते हैं सब कुछ, सूर्य से महीने महीने एक ही राशि रखती है। और हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो ज्योतिष को बिना जाने ही उस पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां भी कर देते कि देखो एक महीने में सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या सबका भाग्य एक सा कैसे हो सकता है, सब कर्क राशि हैं। तो मैं केवल इतना ही कहता हूं बार बार, और कई लोग मुझे भी कहते हैं कि सर आप इनका जवाब क्यों नहीं देते हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति अभी नहीं है, शुरू से ही है। सतयुग में भी कोई माने ऐसा देवता अकेले रहते थे, मनुष्य अकेले रहते थे, ऐसा नहीं है। तब भी आताताई लोग और राक्षस तभी भी थे। इसलिए किसी ऐसा आप मत समझिए कि ये संसार आइडियल कंडीशन को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। आइडियल, साइंस भी यही मानता है कि आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो केवल थ्योरी में होता है, प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा इंजन आपने आज तक नहीं बनाया है कि जो 100 फ्यूल डाले और 100 ही एफिशिएंसी दे दे, जितना मैंने फ्यूल डाला उतने ही वो बर्न करके हमें उतना एफिशिएंसी, ऐसा तो है नहीं। इनपुट आउटपुट बराबर नहीं है, आपको पता है हमें काफी कम आउटपुट मिलता है। तो उसी प्रकार से संसार भी चल रहा है। इसलिए किसी के ही उत्तर देने में ही अगर हम बिजी हो जाए, अपनी सारी ऊर्जा लगा दें, तो एक प्रकार से उसने हमें काबू कर लिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे आपको किसी व्यक्ति ने बोला कि आप समझदार नहीं है, या आप अप टू द मार्क नहीं है, या आप बुद्धिमान नहीं है, या आप मूर्ख हैं। अगर आप उसको उत्तर देने में, उसको प्रूफ करने में अपना बहुत ऊर्जा लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं उसने आपको काबू कर लिया है। आप अपना जो बाय डिफॉल्ट आपका नेचर है, स्वभाव है, उसी हिसाब से बढ़िए आप। इस प्रकार के व्यक्ति तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए ऐसी कोई उम्मीद अगर आप लगाए बैठे हैं कि ये संसार एक आइडियल कंडीशन में अगले 5 साल के बाद आ जाएगा या 10 साल के बाद आ जाएगा, इसका मतलब तो आप जीवन को समझे ही नहीं। जीवन को क्या, मैं तो ये कहूंगा आप साइंस को भी नहीं समझे। साइंस में भी केवल कल्पना ही चलती है। कार्नोट इंजन आइडियल इंजन है, लेकिन वो कार्नोट इंजन कभी प्रैक्टिकली बना नहीं आज तक, थ्योरेटिकली वो सब चलता है। तो ये बात मेरी आप समझ रहे होंगे कि ये ऐसे कहते सर जवाब दे दिया आपने, कोई कहता मैं नहीं मानता, अगर मुझे कोई प्रूव कर देगा तो हम मान जाएंगे। तो देखिए हम यही बोलते हैं कि जो जितना एलिजिबल होता है वो वहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो हमें किसी के सामने प्रूव नहीं करना है। एलिजिबल होगा तो पहुंच जाएगा, नहीं होगा तो माने एक व्यक्ति विशेष के लिए इतनी ऊर्जा लगाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ऊर्जा तो लगा ही रहे हैं,
अगर इसका कोई सदुपयोग करे तो समाज कल्याण हो सकता है। इट इज लाइक कोई एक एरा प्रूव कर दें तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो ज्योतिष में पिछले 5 साल 10 साल में सीखा है, आप वो चीज उसको 15 मिनट में सिखा दें, तभी तो सारी बातें लॉजिकली करेक्ट हो पाएंगी। अब वो 15 मिनट में आप 10 साल का ज्ञान उसको कैसे समझाएंगे? इसीलिए सही बात क्या है, वो एलिजिबल नहीं हुआ है तो उस पर समय लगाना व्यर्थ है। जब एलिजिबल होगा सही सदमार्ग पर चलने के लिए तो भगवान अपने आप ही वैसी बुद्धि दे देंगे, कल्याण हो जाएगा। समाज में इतनी अच्छाइयां हैं फिर भी कई लोगों को क्यों केवल बुराई दिखती है? उत्तर क्या है? वो अभी बुराई देखने के लिए ही तैयार है, भगवान ने उसको अच्छाई के लिए अभी चुना नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही है। इसलिए मैं कई आप इस प्रकार के कमेंट्स हमारे चैनल में आते हैं कि सर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला ऐसे करना चाहिए था, पूरे महीने एक ही राशि रहती है, आप उनका उत्तर क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम अगर सबके अच्छे कल्याण के लिए चल रहे हैं तो उन्हीं का ध्यान करें ना बस। और जो मैंने बताया ना, जैसे कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं हो सकता, तो जो हम रियल सिस्टम की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ऊर्जा लगा सकते थे, उसकी बजाय हमने वो बाकी का नहीं हो पा रहा है जो परसेंटेज 10% 15% उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं, जबकि वो असंभव है। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इम्पॉसिबल, कि अगर एक व्यक्ति को उत्तर दे दिया तभी भी 100 के 100% व्यक्तियों को उत्तर देना, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, कलयुग में, किसी भी युग में असंभव सा है। दुर्योधन के सामने साक्षात वो भगवान अवतार रूप में, कृष्ण अवतार, पूरा उनको संसार भगवान कह रहा है। भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया उनके सभा में, फिर भी दुर्योधन का दंभ, अहंकार, मूर्ता समाप्त नहीं हो रही है, मृत्यु के बाद ही समाप्त हुई। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, इसलिए उस पर उनके बारे ज्यादा ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर मैं वही बोल रहा हूं ना, वो आपको काबू कर रहा है। उसने कुछ शब्द बोलकर आपको उत्तर देने के लिए विवश कर दिया, इसका मतलब आपको उसने काबू कर लिया। तो इसलिए आपका जो मुख्य तरीका है कि मुझे तो सदमार्ग पर चलना ही है, यही वास्तव में अहिंसा जैसा है कि विचारों की हिंसा से भी मुक्त रहिए। नहीं तो बहुत विषय हैं संसार में उलझने के। तो कहने का अर्थ है कि आप अपनी धर्म का पालन करते हुए, कामना पूर्ति और अर्थोपार्जन करते हुए मोक्ष की तरफ जाइए ना आप। ये सब संसार के ट्रैप हैं जो अभी नहीं हमेशा रहेंगे, इसलिए उनको समाप्त करने की गलती के चक्कर में अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष मत बिगाड़िए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सिंह राशि वालों को चंद्रमा नवम में है, लेकिन क्योंकि डिटैचमेंट प्लैनेट है और गोचर में नवम को औसत मानते हैं, तो इसीलिए वो धर्म को लेकर आज व्यस्त रहेगा और कुछ उसको डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ सकती है। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम में है, तो अष्टम का चंद्रमा भी हम बोलते हैं कि वो हमें व्याधि का डर दे सकता है, मृत्यु का डर दे सकता है। इस प्रकार की चीजें अगर पहले ही व्यक्ति अलाइन कर ले कि नहीं नहीं, मैं तो स्वयं ही आज अपने वीकेंड में मेरा प्लान ही था कि हाँ मुझे अपने कुल देवता कुल देवी के मंदिर में जाना है, मुझे ऐसा कुछ करते हैं, बहुत बढ़िया। या अकेले बैठकर डीप रिसर्च करने के लिए कन्या राशि वालों के लिए आज बहुत बढ़िया समय। समझ में आ गया आज का राशिफल। इसी प्रकार तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए अनुबंध में जाने का, बिकॉज तुला राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है। यहां देखिए आप, तुला से चंद्रमा 7वें में पड़ रहा है, तो अनुबंध में जाने के लिए, एग्रीमेंट, बिजनेस प्रपोजल साइन करने के लिए, पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों एंजॉय करने के लिए तुला राशि वालों का समय एकदम अनुकूल है। आप समझ सकते हैं किस आधार पर आया कि वो 7वें में गोचर कर रहा है। तुला राशि से 7वां भाव काम त्रिकोण में गिना जाता है और काफी अच्छा माना जाता है। और फिर हम आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम गिनते हैं तो चंद्रमा कैसे रहने वाला है, तो आप वृश्चिक से यहां गिनेंगे तो देखिए चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहां पर गिनेंगे तो वृश्चिक से
1 2 3 4 5 6। तो वृश्चिक से वो छठे भाव में है। ठीक है, तो छठा भाव यानी उपचय भावों में अच्छा माना जाता। तो मैंने बताया कि गोचर में सामान्यतः छठे भाव को अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो जीत के लिए अगर आपका कोई ऐसा मैटर चल रहा है, कोई लिटिगेशन हैंडल, कोई माने किसी भी विषय में कंपटीशन ओवरकम करने के लिए बहुत बढ़िया है। कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं अगर, तो भी ये दिन बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। किसी भी प्रकार का कंपटीशन ओवरकम करने के लिए गोचर का चंद्रमा जो बैठा है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का राशिफल। तो धनु राशि वालों के लिए गिनेंगे 1 2 3 4 5। पंचम से चंद्रमा एग्जीक्यूट कर रहा है और पंचम भाव सामान्यतः हम बोलते हैं कि ये अपने शिक्षा में व्यस्त होने का समय, अपनी डिग्री सर्टिफिकेशन में, अपनी परंपरा से प्राप्त पदवी, अपनी परंपराओं को लेकर विचार कर सकता है। और सामान्यतः इसमें बिजीनेस ज्यादा होगी आज। यानी एक होता है जस्ट प्राप्त कर लेना, उसका शुद्ध लाभ ले लेना, एक होता है उसमें थोड़ा सा अंगेज होना, ज्यादा बिजी होना। तो जो धनु राशि वाले हैं वो अपने स्पेकुलेशन पार्ट को, सट्टे पार्ट को लेकर थोड़े ज्यादा व्यस्त रहेंगे आज, कि मुझे कहां से ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसी ट्रेडिंग मेरे लिए अनुकूल रह सकती है। ठीक है, और अपनी संतानों को लेकर विचार कर सकते हैं धनु राशि वाले कि मेरे संतानों के लिए मुझे अब जल्दी ही अच्छे फैसले लेने होंगे। इस प्रकार की बातें धनु राशि वाले आज विचार कर सकते हैं। तो वैसा ही अलाइन करें, वैसे ही दिशा में जाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। यानी किसी और विषय की बजाय अगर ये विषय आपके सामने अपने आप ही आ रहे हैं तो बहुत अनुकूल है धनु राशि वालों के लिए। फिर आता है मकर राशि। मकर राशि गिनते हैं 1 2 3 4। मकर राशि से चंद्रमा चौथे भाव में। तो आज मकर राशि वालों के लिए अपने भवन की सुख सुविधा के बारे में विचार करने का दिन है। और अगर मकर राशि वालों को दशाएं भी प्रतिकूल चल रही हैं तो फिर वो अपने भवन सुख को लेकर कुछ कमियां हो सकती हैं, अपने माता के सुख को लेकर कमियां हो सकती हैं। और अगर मकर राशि वालों को ओवरऑल दशाएं भी बहुत अनुकूल चल रही हैं तो फाइनली शाम होते होते घर में जो सुख सुविधा के साधन है वो बढ़ेंगे। अगर आप कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं कंफर्ट बढ़ाने के लिए कि घर में कुछ नई चीज लाई जाए तो ये बहुत अच्छा समय है। ठीक हो गया। यानी बेसिकली उनको चौथे भाव को लेकर अंगेज होना ही पड़ेगा, जो भी मकर राशि वाले। फिर आता है कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों से गिनते 1 2 3। चंद्रमा तीसरे भाव में है। तीसरा भाव भी आप जानते हैं कि ये बढ़ने के लिए अच्छा माना जाता है। तो आज कुंभ राशि वालों के लिए प्रेजेंटेशन देना और कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ाना और पड़ोसियों से संवाद, आज पुराने पड़ोसी भी मिल सकते हैं कहीं यात्रा के दौरान, आपके भाई बहनों के साथ अच्छी बातचीत हो सकती है, छोटी यात्रा करने का दिन है। तो इस प्रकार हम कुंभ राशि वालों के लिए कह सकते हैं। और कुंभ राशि वालों को एक सेकेंडरी सपोर्ट भी मिला हुआ है आज। कुंभ राशि वालों को राहु इज लाइक स्वराशि, वो सेकेंडरी लॉर्ड माना जाता है कुंभ राशि का। तो वो बैठा हुआ है, उसका बल भी कुंभ राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। ठीक हो गया। फिर मीन राशि वाले। मीन राशि वाले, जैसे मैंने बोला कि सिटिंग एलिमेंट को भी देखना पड़ेगा। और मैंने ये चीज भी पहले भी बताई आपको, आप पुराने वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। आप अगर चंद्र राशि से गोचर देख रहे हैं फिर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है कि भाई मैं राहु के बेड ट्रांजिट भी देख रहा हूं, शनि की 7.5 ढैया भी देख रहा हूं। ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो आपकी लाइफ का टोटल, मैं बता रहा हूं, टोटल अगर 100 साल का आपका जीवन है तो 45 साल 50 साल तो आपको इसी ट्रांजिट, बेड ट्रांजिट में ही चले जाएंगे। इसलिए आप ऐसा मत मानिए। ठीक है। शनि यदि हम मीन राशि में देख रहे हैं तो थोड़ा विचार कर सकते हैं कि शनि हार्ड वर्क करता है, उसे जरिए आपको दिलवाएगा। तो आज के दिन आपको अच्छी खासी
मशक्कत करनी पड़ेगी अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बदलने की। अदरवाइज अगर आज आप पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए यहां से दूसरे भाव में पड़ रहा है। ठीक हो गया। अगर हम मीन राशि से देखते हैं तो मीन से ये माने जैसे ये मीन राशि है, यहां से तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मीन राशि के बाद अगली राशि कौन सी आएगी? एरीज। तो मीन से अगर गिनेंगे हम तो 1 2, तो इस कारण से वो दूसरा भाव जो है वो वैसे हम जोड़ते हैं अचल संपत्ति के लिए, एकत्रण के लिए, लेकिन जब भी गोचर में दूसरा आता है तो इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट अगर अच्छा नहीं है, दशाएं भी अनफेवरेबल हैं, तो दूसरे भाव का कम ही लाभ मिल पाता है। तो जैसे मैंने बताया कि काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ही अचल संपत्ति का मुनाफा हो सकता है। आपके फैमिली गैदरिंग का बहुत बढ़िया से ध्यान रखें, और अगर आप वॉलंटरी खुद से ऐसा ट्राई करते हैं कि नहीं आज मैं घर पे कुछ फैमिली गैदरिंग करवाता हूं, सबको खूब मेहनत करूंगा मैं अच्छे से, तो ये बड़ा पॉजिटिव अलाइनमेंट हो जाता है कि भाई आज आप शनि यानी कोर मेहनत, सेवा भाव, वैसी प्रवृत्ति में लगने वाले हैं दूसरे भाव के लिए, तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो जिस प्रकार के प्रयोग दशा में किए जाते हैं, ऐसे ही डेली रूटीन बेसिस पर आप अपने आप को अलाइन कर सकते हैं कि भैया एक रूटीन बना सकते हैं कि भैया अगर ट्रांजिट में जैसे अष्टम में चंद्रमा आ रहा है, ट्रांजिट में द्वादश भाव में चंद्रमा आ रहा है, तो वैसे ही कार्य थोड़े थोड़े अपने एड ऑन कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको कुल मिला के आज हमने सूर्य उदय कैसे निर्धारित करते हैं चार्ट देखकर, एक ब्रीफ सा आइडिया शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों का, और फिर अलग अलग राशियों का चंद्रमा से राशि फल कैसे देखा जाता है वो तय किया। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।